नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग का पार्ट 90 देखेंगे। ठीक है। और यह डेली आंसर राइटिंग जो है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2019 और जो आपका यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीओ वाले एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है। और जो यह आंसर राइटिंग है दोस्तों, इसके पीडीएफ है वो आप लोगों को जो टेलीग्राम पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए अब आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न जो है पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 179 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से जो प्रश्न पूछा गया है, जितनी मात्रा में पूछा गया है, तो उसका उत्तर आप लोगों को देना है। जैसे इस प्रश्न को लिखने से पहले कि कुछ सावधानियां हैं कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इनमें आपका जैसे एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। ग्रामर की गलतियाँ देखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं तो वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ये जो मिस्टेक होती हैं तो ये अक्षर में होती हैं, क्योंकि देखिए ग्रामेटिकली चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। इसके साथ में जैसे कुछ फ्लो चार्ट हो गया, डेटा हो गया, डायग्राम हो गया, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। कोटेशन का आप ज़रूर उपयोग करिए। कोटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जैसे जो आपके महान विचारकों की लाइन है, कविता है, श्लोक है, मूवी के गीत हैं, बोल हैं, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। प्रश्न को लिखने में लयबद्धता होनी चाहिए, पॉइंट के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करिए और अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या? आज़ादी के बाद भारत में शरणार्थियों की समस्या के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। तो देखिए जो आज़ादी के बाद हमारे देश में, भारत देश में आज़ादी के बाद स्थिति क्या थी, तो देखिए जब भारत विभाजित हुआ था, ठीक है, भारत का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान से भारी संख्या में पलायन करके लोग भारत में आए थे। तो उस समय जैसे जो शरणार्थियों की समस्या है, शरणार्थियों की समस्या आज़ादी के बाद से वर्तमान में भी जारी है, लेकिन जो आज़ादी के बाद जो समस्याएं खड़ी हुई हैं तो उनको बताना है। प्लस 1950 से आज तक जो भी प्रयास किए गए हैं उनको आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना है। तो देखिए आज़ादी के बाद की स्थितियां क्या रहीं कि विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद भारत में देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। तो लोग आने पे क्या हुआ कि हमारे भारत देश की जो भूमि है, भूमि पर दबाव पड़ा। भाई ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो लोगों को रोज़गार देने में समस्याएं आएंगी। इसके साथ में स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और मानसिक स्वास्थ्य हो गया। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से जो लोग यहाँ पर आए तो उनको सही तरीके से, किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। उनकी आवश्यकताएं क्या थी, उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रयास किए और बहुत सारी चीज़ें सरकार ने इसके लिए भी की भी, कि जैसे लोगों को भूमि प्रदान की गई, रोज़गार प्रदान किए गए, छोटे छोटे व्यापारियों व्यापार करने के लिए सुविधाएं दी गई। ठीक है। लोगों के लिए कैंप बनाए गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज़ादी के बाद जो चीज़ें हुई थी तो उनमें की गई थी। लेकिन समस्याएं ये बहुत विकराल थी कि भाई आज की डेट में अगर बड़ी मात्रा में लोग आपके देश के अंदर आ जाएं तो जो समस्याएं खड़ी होंगी वो यही आएगी कि भाई उनको रहें कहाँ, उनके लिए घर, खाना, खाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी आवश्यकताएं हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर भी प्रेशर पड़ता है, उस पर भी दबाव पड़ता है और अत्यधिक दोहन होता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ें, जो समस्याएं आज़ादी के बाद की स्थिति बनी थी, उस समय सरकार ने प्रयास किए। सरकार ने क्या किया कि जो लोग आए उनके लिए नगर बसाए, दुकानों का आवंटन लोगों के लिए कर दिया, कारखाने नए खुलवाए गए जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। बड़ी मात्रा में राहत कैंपों का भी निर्माण किया गया। कृषि हेतु लोगों को 4-4 बीघे ज़मीन भी दी गई।
तो आप सोच सकते हैं ना, हर तरीके से सरकार ने कार्यों को करने का प्रयास किया आज़ादी के बाद। दवाइयाँ हो गए, डॉक्टर की सुविधाएं हो गए, कपड़े हो गए, खाद्यान्न हो गए, तो इन सारी चीज़ों की पूर्ति आज़ादी के बाद में सरकार के द्वारा की गई। अब देखिए, जो शरणार्थियों की समस्या है तो ये वर्तमान में भी जारी है। अगर आप देखेंगे तो शरणार्थियों की समस्या वर्तमान में भी है। वर्तमान में जैसे जो आपका जैसे ये भारत है, तो ये वाला रीजन बांग्लादेश आपका है, इसी से लगा हुआ म्यांमार है। तो अब म्यांमार और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश से तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो बॉर्डर है टच होता है, और जो सीमा का रेखांकन है, सीमा का निर्धारण है, वो सही तरीके से नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से लोग जो हैं बड़ी संख्या में बांग्लादेश से पलायन करके शरणार्थी के रूप में आपका भारत में आते हैं। तो वर्तमान में भी ये समस्या है, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो। अब देखिए, सरकार के द्वारा ओवरऑल में अगर कहा जाए तो इसके लिए स्पष्ट कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सरकार के द्वारा नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। नए कानूनों को पारित कराना होगा, जिससे ये मुख्य जो समस्या है इसको समाप्त किया जा सके। जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको एनआरसी कहा जाता है, तो देखिए असम में लागू किया गया था, लेकिन ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी अधिकारीगण होते हैं, तो अधिकारीगण या संस्थाएं क्या करती हैं कि जैसे शरणार्थियों की पहचान करके उनको मातृ देश भेज देना, तो यह कार्य सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता रहता है। इसके बाद क्या है कि शेल्टर होम का भी निर्माण किया गया है, शरणार्थी गृह का भी निर्माण किया गया है, जिससे जो लोग आते हैं तो उनको रह सकें। ठीक है, फिर बाद में जांच पड़ताल करने के बाद उनको अपने मातृ देश भेजा जा सके। सरकार और क्या करती है शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए कि भाई ये लोग आए ही ना, तो इसके लिए लोग गहन जांच जो होती है तो सीमाओं पर की जाती है, सीमाओं की निगरानी रखी जाती है, जिससे कि शरणार्थी हमारे देश में एंट्री ना कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में, शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो आज इसकी पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है आपका, पेड टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आपको यूपीपीसीएस मेंस और बीओ के मेंस में दोनों में आपको यह पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न जो है पेपर सेकंड का है, और प्रश्न संख्या जो है 180 है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। सेकंड पेपर का प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से समझिए, समझने के बाद उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। सावधानियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप छोटी छोटी सी कमियों को अगर दूर कर लेते हैं तो आप उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लिख ले जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि ग्रामर की गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे संस्कृत के श्लोक होते हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी रेलेवेंट हो। या जैसे पॉलिटी में देखेंगे तो बहुत सारे व्यक्तियों के वक्तव्य रहते हैं, तो उनसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, उनको मिडल में डाल सकते हैं, या लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और प्रश्न जो लिखते हैं शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, और जैसे अंडरलाइन कर देते हैं, जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर देते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ती है। अगर आपकी हैंडराइटिंग है अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने योग्य भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज़ लिख रहे हैं उसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यह जो फॉर्मेट है कीवर्ड के माध्यम से, फ्लोचार्ट के माध्यम से आपके साथ अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेंस में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप सोचते हैं कि इसमें मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है,
फिर आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यही प्रक्रिया को आप डेली बेसिस पे चीज़ों को करवाना है। चलिए अब आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है, तो वह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 में, आर्टिकल 72 में इसका प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान जो क्षमादान की शक्ति है, ये जो संघीय सरकार है उसकी विरुद्ध है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ये शक्ति है। क्योंकि भाई जो कानून के तहत जो दंड दिया जाता है उसको यह परिवर्तित करता है या क्षमा करता है पूर्ण रूप से। वो चाहे देखिए दंड कई प्रकार के होते हैं, एक कारावास का होता है, कुछ अलग अलग टाइप के, या जो संस्थाएं हैं जैसे एक नॉर्मल दंड जो होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सैन्य न्यायालय का कोई दंड, मृत्यु दंड, तो उसको क्षमा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्वरूप की जहाँ तक बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है, तो इसका स्वरूप क्या होता है कि जैसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए एक मतलब एक व्यक्ति है, राष्ट्रपति के पास पिटीशन डालता है, ठीक, मर्सी पिटीशन डालता है क्षमादान के लिए कि भाई उसको मृत्युदंड न दिया जाए। तो क्षमादान क्यों दिया गया है? इसी के लिए कि ऐसे व्यक्ति क्षमादान की जो मतलब ऐसे व्यक्तियों को कि जैसे जो लोग गलती से चीज़ें हो जाती हैं और राष्ट्रपति जी को लगता भी है कि हाँ ये चीज़ें उतनी गलत नहीं हैं, तो क्षमा किया जा सकता है। तो उस मामले में गलती को सुधारने की अवधारणा जो है उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जाती हैं। और दूसरा क्या होता है? दंड को कम करना, कि भाई आपको जैसे राष्ट्रपति जी को लगता है कि भाई इस अपराध में दंड बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, तो उसको कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रावधान किया गया है। अब देखिए क्षमादान की शक्तियाँ कितने प्रकार की, कौन कौन से टाइप की हैं जो शक्तियाँ राष्ट्रपति जी को दी गई हैं। अब देखिए क्षमादान की शक्ति की जहाँ तक बात करते हैं, तो सबसे पहले तो पहला जो टाइप है वो है क्षमा। क्षमा का मतलब सभी प्रकार से पूर्ण मुक्त कर देना, मतलब फ्री कर देना, आपको छोड़ दिया गया है भाई, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। तो सभी दंडादेश या आदेश को पूर्णतः मुक्त कर देना, जैसे मृत्युदंड होता है या 6 साल की सज़ा होती है, 20 साल की सज़ा होती है, तो इनको पूर्ण मुक्त कि आपको जेल से बाहर छोड़ दिया गया है कि भैया आप फ्री हैं आप, ठीक है। तो ये सबसे पहले प्रकार की होती है क्षमा की, ठीक है। दूसरी क्या होती है? लघुकरण। लघुकरण का मतलब ये है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले किसी ए नाम के व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था, तो अब मृत्युदंड देने के बाद राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन डालते हैं। मर्सी पिटीशन डालने के बाद राष्ट्रपति जी कहते हैं चलिए अच्छा ठीक है, मृत्यु आपको नहीं दी जाएगी, आपको 10 साल की कारावास दी जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है। तो ऐसे प्रावधान राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं। अगला जो टाइप है आपका क्षमादान की शक्ति का, तो वह है अवधि को कम कर देना। जो दंड की अवधि है या पनिशमेंट की जो टाइम पीरियड है उसको कम कर देना। कि जैसे मान लीजिए किसी अपराध में ए नाम के व्यक्ति को 10 साल की सज़ा मिली है, तो अब उसके जो सज़ा है, सज़ा की अवधि है, 10 साल के बजाय उसको 5 साल कर दिया या 2 साल कर दिया, तो इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है? परिहार की शक्ति, ठीक है, परिहार। अब अगला क्या है? विराम। विराम की क्षमादान की शक्ति किस प्रकार की होती थी? विशेष परिस्थितियों में जो दंड है उसको कम किया जाता है। अब विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं? कि भाई अपंग व्यक्ति है या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है या किसी भी प्रकार से दिक्कत में है, ठीक है, या उसका पैर टूटा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति क्षमादान की जो शक्ति है, विराम शक्ति जो है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है जिसने अपराध किया है और इन केस वह प्रेग्नेंट हो जाती है उसी पीरियड में, तो उनकी फिर वो महिला क्या करती है? राष्ट्रपति जी के पास जाती है और मर्सी पिटीशन डालती है। डालने के बाद राष्ट्रपति जी आदेश देते हैं कि भाई इनकी सज़ा को 10 साल के बजाय आपका कम कर दिया जाए, 5 साल कर दिया जाए या 2 साल कर दिया जाए।
या पूरी ही तरीके से इनको जेल से रिहा कर दिया जाए, ये चीज़ होती है। अगला पॉइंट क्या है, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन क्या होता है? प्रतिलंबन दोस्तों ये है कि जैसे दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, मतलब आपके आदेशों पर रोक लगा दी गई कुछ दिनों के लिए, कि जिस टाइम पीरियड में जो अपराधी है तो उसको प्रार्थना करने के लिए, याचना करने के लिए क्षमादान हेतु समय मिल जाए, तो इसके लिए रोक लगाई जाए। जैसे मान लीजिए कल की डेट में ए नाम के व्यक्ति को बताया गया कि भाई परसों आपको फांसी दे दी जाएगी, और फांसी देने में क्या है कि भाई परसों उसको फांसी देनी है, लेकिन अब उसने क्या किया कि भाई राष्ट्रपति जी के पास में गया, सुनवाई भी हो गई, तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि भाई जो मृत्युदंड है, मृत्युदंड को रोक लगा दी कि भाई अभी नहीं होगा, कुछ दिन के बाद में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्षमादान की सकती है, अन्य चीज़ों की याचनाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्षमादान की शक्ति थी उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखिए, और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना था, ठीक है। अच्छे से आप लोग निष्कर्ष को देते हुए अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। इसकी PDF दोस्तों जो पेड टेलीग्राम चैनल चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।